हेलो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है मिनरल्स के अंदर वो है हमारा मैग्नीज़ का। और मैग्नीज़ को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों के साथ इसकी जो हाइलाइट्स है वो एक बार डिस्कस करना चाहता हूँ। बच्चों, जो मैग्नीज़ है या मैग्नीज़ का जो मिनरल है, ये खनिज आपको बेसिकली भस्मों के रूप में मिलता है, ऑक्साइड्स के रूप में मिलता है। बहुत ज़्यादा सॉलिड फॉर्म में इसका मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, फिर सबसे बड़ी बात, मैग्नीज़ जो है वो धारवाड़ की चट्टानों में पाया जाता है। दूसरा, धारवाड़ की जो अवसादी चट्टानें हैं ये इसके सबसे ज़्यादा संकेंद्रण को धारण करे हुए हैं। फिर मैग्नीज़ का जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है वो हमारे आयरन और यानी कि स्टील इंडस्ट्रीज़ के अंदर किया जाता है। स्टील इंडस्ट्री के अंदर हम आयरन और यानी लोह अयस्क और मैग्नीज़ को मिलाकर जो है वो दूसरे किस्म की धातुओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब हम इसको आगे देखते हैं, इनका मेन काम क्या होता है, ये जो लोहा या कच्चा लोहा होता है उसकी जो अशुद्धियाँ उसमें होती हैं, जो कमियाँ होती हैं, उन्हें दूर करने का काम करता है। इसके साथ साथ ये जो हमारे सौंदर्य प्रसाधन जो होते हैं, बेसिकली हम ब्लीचिंग पाउडर्स वगैरह होते हैं, क्रीम्स वगैरह होती हैं, या फिर एक तरह से पेंट वगैरह का जो इंडस्ट्री होती है, इनके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में मैग्नीज़ का यूज़ किया जाता है। इसका सबसे बड़ा गुण यह है कि ये कई इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको बहुआयामी खनिज के नाम से जाना जाता है। फिर अगर हम इसकी विश्व में वितरण की बात करें तो जो मुख्य तौर पे दक्षिण अफ्रीका, सॉरी हाँ जी, दक्षिण अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप का बिल्कुल दक्षिणतम देश, वहाँ पर विश्व का सबसे ज़्यादा मैग्नीज़ जो है वो पैदा किया जाता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, गैबॉन, फिर चीन, ब्राज़ील, भारत, यूक्रेन और अन्य देशों की जो संख्या है वो इसमें आती है। भारत का जो स्थान है मैग्नीज़ के उत्पादन में वो छठा है। ठीक है, तो इस हाईलाइट के बाद अब हम डिस्कस करते हैं बेसिकली कि मैग्नीज़ हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है, जो आपकी बुक की लैंग्वेज में आपको समझाया गया है। देखिए, मैग्नीज़ जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने अभी आपको बताया, धातु है। और मैग्नीज़ के साथ साथ एक चीज़ बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल जुड़ी होती है और एक डाउट क्रिएट करती है। वो डाउट ये है कि मैग्नीज़ जो है वो मेटेलिक है या नॉन मेटेलिक है, ये आपको अच्छे से समझना चाहिए। मेटेलिक यानी कि धात्विक है या अधात्विक है, तो ये एक धात्विक खनिज है, ये आपको हमेशा याद रखना है। क्योंकि कई बार कंपटीशन के अंदर या फिर एग्ज़ाम्स के अंदर आपसे सिर्फ इतना ही पूछ लेता है कि मैग्नीज धात्विक है या अधात्विक, तो आपको ये अच्छे से समझना है कि ये एक धात्विक खनिज है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये अमूमन काले रंग का एक पदार्थ होता है, काले रंग का खनिज है, जो कि प्राकृतिक रूप से भस्मों यानी ऑक्साइड के फॉर्मेशन में मिलता है। इसका जो पाया जाना है वो धारवाड़ की चट्टानों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फिर अवसादी चट्टानों में इनका सबसे ज़्यादा संकेंद्रण देखने को मिलता है। अवसादी चट्टानों के साथ मैंने आपको बताया था कि मुख्य तौर पे अवसाद, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित, इनका एक चक्र होता है जिन्हें चट्टानी चक्र कहते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है। फिर है, ये धातु सबसे ज़्यादा कौन सी इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है? लो इस्पात इंडस्ट्री में। इसका अंदर एक कंसेप्ट अमूमन ये माना जाता है कि 1 टन अगर आपको इस्पात बनाना हो तो आपको 6 किलो मैग्नीज़ की आवश्यकता पड़ती है। और इसका मेन काम क्या होता है कि ये मुख्य तौर पर जो लोहे है, लोहे को थोड़ा सा हार्डनेस प्रदान करता है, यानी कि अगर ये प्रेजेंट है तो इसकी सहायता से जो लोहा है वो थोड़ा सा कड़ा हो जाता है, यानी उसके अंदर थोड़ी सी हार्डनेस दी जा सकती है। फिर इसका जो मेन काम मैंने अभी आपको बताया था वो क्या है कि ये जो हमारा आयरन होता है उसकी अशुद्धियों को दूर करने का भी काम करता है, यानी उसके अंदर जो कमियां देखने को मिलती हैं उन्हें भी वही दूर करता है। इसके अलावा मैग्नीज़ का जो उपयोग है वो रासायनिक उद्योगों में भी किया जाता है, कि जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर जो कि हमारे सौंदर्य प्रसाधन में काम में लाया जाता है, कीटनाशक दवाइयाँ, रंग रोगन, फिर शुष्क बैटरियाँ इत्यादि बनाने में, चीनी मिट्टी के बर्तन जो कि हमारे घरों में सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन को भी हार्डनेस और उसके अंदर जो भारीपन है वो मैग्नीज़ की उपस्थिति के कारण ही मिलता है। सबसे बड़ी बात, ये जो मैग्नीज़ है ये विद्युत का कुचालक है। विद्युत का कुचालक होने का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास बड़ी आसानी से नहीं हो सकती, और जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल आसानी से पास हो सकती है उसे वो सुचालक कहा जाता है, विद्युत का सुचालक, जिसका उदाहरण है हमारे पास तांबा। ठीक है, ये हमें थोड़ा समझना चाहिए। छोटी छोटी बातें होती है बच्चों, कई बार ध्यान में नहीं आती है। वैसे आप सभी इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से कॉमनली बहुत पुराने समय से जो है वो जानते आ रहे हैं, किसी भी तरीके से आपको इसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आती है। ठीक है, तो ये है हमारा बेसिकली इसका जो एक शॉर्ट एंड श्योर इंट्रोडक्शन था वो मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस कर ही रहा हूँ। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम जब ध्यान में रखते हैं तो हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि जब एक भी किसी भी तत्व की एक इतनी डायमेंशंस मिलती हैं, हमें इतना आयाम मिलते हैं, इतने यूज़ उसके मिलते हैं, तो ख़ास तौर पे जो मैग्नीज़ है उसे जैक मिनरल के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये हर प्रकार के मिनरल्स के साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन जो है वो अपना बिठा लेता है और सबसे ज़्यादा मात्रा में फिर उपयोग हमारे आता है। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी है।
फिर मैंने आपको बताया कि मैग्नीज़ का जो विश्व में वितरण है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वर्तमान में विश्व के जो 50 देश जो है, विश्व में 50 देश, अराउंड 192 के आसपास जो कुल देश हैं हमारे, 197 के आसपास, सॉरी 197 के आसपास कुल कंट्रीज़ में से 50 देशों में मैग्नीज़ का उत्पादन जो है वो अभी हो रहा है। इनमें से कुल जो हमारे 6 कंट्रीज़ हैं, वो 6 कंट्री कुल विश्व का 83% जो है मैग्नीज़ प्रोडक्शन अकेला कर देते हैं। ठीक है, उनमें कौन कौन से कंट्रीज़ हैं? दक्षिण अफ्रीका है, देन ऑस्ट्रेलिया है, फिर अफ्रीका महाद्वीप का ये एक देश गैबॉन है, फिर घाना, चीन, ब्राज़ील, यूक्रेन, और छठे नंबर पर कौन सा स्थान आता है, किसका स्थान आता है? भारत का। तो ये है हमारे बेसिकली जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं। ये आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे बच्चों, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम इसको थोड़ा अच्छे से और आसानी से इसको लेकर चलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले ये एक टेबल है आप लोगों के पास बच्चों, मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था कि अगर आप इस तरह के डिवीज़न या वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन को आसानी से याद रखना चाहते हैं तो आप सीक्वेंस को याद रखने की कोशिश कीजिए। और सीक्वेंस को याद रखना काफ़ी मुश्किल नहीं होता है, ख़ास तौर पे पहले 4 से 5 कंट्री तो आपको ज़रूर याद रखने चाहिए। ठीक है, जैसे कि भारत, फिर भारत का जो स्थान है बेसिकली उसमें 7th है, सॉरी सबसे बड़ा जो देश है मैग्नीज़ के उत्पादन में वो कौन है? अकेला दक्षिणी अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु, जहाँ पर आशा अंतरिक्ष मार्ग जो है जिसको छूता हुआ निकलता है। ठीक है, देखिए ये कुल विश्व का 29% अकेला मैग्नीज़ पैदा करता है। और लाख टन के बारे में अगर ये डेटा अगर आपको एग्जाम में याद नहीं भी रहे तो भी कोई खास समस्या आप लोग ना समझिएगा। हाँ, आप परसेंटेज के हिसाब से ज़रूर थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश कीजिए। ऑस्ट्रेलिया जो कि वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर है मैग्नीज़ के प्रोडक्शन में, जो कि कुल वर्ल्ड का या ओवरऑल जो है 17.8% जो है वो अमूमन मैग्नीज़ पैदा करता है। फिर स्थान आता है अफ्रीका का, ही दूसरा सबसे बड़ा देश है ये। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश जो है वो गैबॉन। गैबॉन विश्व का 15% जो है वो मैग्नीज़ अकेला पैदा करता है। फिर अफ्रीका महाद्वीप का ही एक देश है घाना, जो कि 7.5% जो है अमूमन अकेला मैग्नीज़ का उत्पादन करता है। फिर एशिया कंट्रीज़ की बात आती है। एशिया का जो सबसे बड़ा देश मैग्नीज़ को पैदा करने में अग्रणीय है वो है चाइना, जिसका कुल 7% विश्व का जो मैग्नीज़ यहाँ पर पैदा होता है। फिर दक्षिणी अमेरिका कंट्री की बात करें तो वहाँ ब्राज़ील आ जाता है, जो कि कुल 6.4%। एशिया कंट्री की ही बात करें दूसरे स्थान पर जो है वो भारत है, और ओवरऑल का जो भारत का रैंक है वो 7th है। सो ये आपको अच्छे से समझना है और इसको थोड़ा सा अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की बच्चों कोशिश आप लोगों को करनी है। ठीक है, अब आते हैं इनका हम एक एक करके डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए मैप पे भी मैं आप लोगों को एक बार इसका थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि कौन कौन से कंट्रीज जो हैं वो अमूमन आप लोगों को पहचानने भी हैं और पहचान आप लोगों को है भी सही। देखिए सबसे बड़ा जो देश हमारा मैग्नीज़ उत्पादित करता है वो कौन सा कंट्री है? हमारा अफ्रीका कंट्री है। कौन सा कंट्री है? अफ्रीका कंट्री है। फिर उसके बाद जो सेकंड कंट्री हमने देखा था कि विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादित करने वाला जो है वो है हमारा क्या? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बाद हमारा था गैबॉन। गैबॉन के बाद है हमारा, देखिए गैबॉन के बाद घाना, चाइना, फिर गैबॉन है, गैबॉन यहाँ घाना, और फिर आती है हमारा चाइना बेसिकली। चाइना के बाद आता है हमारा स्थान ब्राज़ील का, जो कि हमारे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है, और फिर आता है स्थान हमारे भारत देश का, जो कि विश्व में लगभग 7वां स्थान जो है मैग्नीज़ के उत्पादन में रखता है। तो सबसे पहले अब इनके प्रमुख खानों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि कई कई जगह इनके अलग अलग नाम हैं, इनको आपको अच्छे से थोड़ा सा समझने की ज़रूरत पड़ेगी। तो बच्चों ज़्यादा परेशान नहीं होना है, इसको आप अगर आप आसानी से भी देखते हुए चलें, जो आपको याद रह सकते हैं हम उनको ही एक बार ध्यान में रखेंगे। ज़्यादा ऐसे जो डिफ़िकल्ट नेम होंगे उनको हम थोड़ा स्किप करते हुए चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सबसे पहले बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका, जो कि विश्व का कुल 29% जो मैग्नीज़ पैदा करता है, और अगर लाख टन की बात करें तो अराउंड 50 या 52 लाख टन जो है मैग्नीज़ अकेला पैदा करता है। फिर आता है वो स्थान जहाँ पर ये विश्व का सबसे ज़्यादा मैग्नीज़ उत्पादन करने वाली जो खान है वो कौन कौन सी है? ये है पोस्ट मसाबर्ग, ठीक है, कुग्रेसडॉर्प, फिर आता है सरसे, और है फिर आपसे उटसे। ठीक है, ये मुख्य स्थान है। आप अफ्रीका महाद्वीप के बारे में लिखिए। दक्षिण अफ्रीका एक देश का जो स्थान है वो, और उसके विश्व में कितना प्रतिशत पैदा होता है वो। एक दो खान अगर आपको याद रह सकती हैं देन बहुत बढ़िया। अगर कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आपको डेफिनेटली कहूँगा उसको लिखने के लिए। फिर दूसरा स्थान आता है ऑस्ट्रेलिया का, जो कुल विश्व का 17.8% पैदा करता है। यहाँ मैग्नीज़ के 2 बड़े क्षेत्र हैं। ठीक है, 2 बड़े क्षेत्र हैं, ये आपको अच्छे से समझना है। जैसे पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैग्नीज़ नहीं पाया जाएगा, लेकिन अगर आप अमूमन भारत की भी बात करें, अगर किसी खनिज की बात करें, हम तांबे की बात करते हैं जो इसके अगला टॉपिक रहेगा, वो भी अगर हम देखें पूरे भारत में तांबा नहीं पाया जाता, कुछ एक स्थानों पर पाया जाता है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया देश के अंदर भी 2 बड़े क्षेत्र हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में मैग्नीज़ का उत्पादन किया जाता है। सबसे पहले बात है उत्तर में एक खाड़ी है, उसे हम कारपेंट्रिया की खाड़ी के नाम से जानते हैं।
गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, ठीक है, और उसके बाद ग्रेट द्वीप्स है यहाँ पे, ग्रूट द्वीप माना जाता है, और इनके मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ पर उत्तरी क्षेत्र में ये पाया जाता है। फिर आता है केप यॉर्क, अमूमन प्रायद्वीप है जो कि ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, अमूमन इस तरह का एक यॉर्क बना हुआ है वहाँ पे वीपा एक द्वीप है, ठीक है, वीपा एक द्वीप है, या फिर उसको आप एक प्लेस कह सकते हो जहाँ से मैग्नीज सबसे ज़्यादा पैदा होता है। फिर आते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, यानी कि आप वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की अगर आप बात करें तो यहाँ पे डार्लिंग रेंज है, जैसे कि हमारे यहाँ पे अमूमन सतपुड़ा रेंज है, ऐसे ही यहाँ पर कौन सी रेंज है, डार्लिंग रेंज है, ठीक है। ऐसे ही ब्रूस पर्वत ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा, मेरे हिसाब जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, ये सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो ब्रूस ही है। फिर आते हैं डार्लिंग रेंज का सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत जो है वो ब्रूस ही है डेफिनेटली। फिर हम बात करते हैं गेबॉन की, विश्व का जो 15.1% अकेला यही पैदा करता है, और ये गेबॉन विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है हमने देखा, और अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है जो कि मैग्नीज उत्पादन करने में सबसे अग्रणीय है। फिर आते हैं वो स्थान, सबसे पहले फ्रिंकविल है, फिर मोआंडा है। इन दोनों के बीच में मैग्नीज के भंडार पाए जाते हैं जो कि गणना की दृष्टि से और करीबन 20 करोड़ टन के हैं। देखिए बच्चों, एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी और मैंने आपको बताई भी है। एक तरफ तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि उनका भंडारण होना, यानी कि कुछ देशों के पास कुछ खनिजों के भंडार है, जैसे कि थोरियम के भंडार भारत में विश्व में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन भारत उनका उत्पादन नहीं करता है क्योंकि वो टेक्नोलॉजी अभी डेवलप नहीं कर पाए हैं, ठीक है। ऐसे ही तो 20 करोड़ टन की गणना यहाँ पर अमूमन भंडारों के रूप में की जाती है, यानी भंडार देखें तो 20 करोड़ टन के हैं, लेकिन अगर उत्पादन की दृष्टि से देखें तो कुल मिलाकर केवल 28 लाख टन ही ये जो एनुअली प्रोडक्शन जो है वो देते हैं। यहाँ खाने जो है मैग्नीज़ की 40 से 50%, यानी जो मैग्नीज़ यहाँ पर पाया जाता है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं पाया जाता, और गैबॉन अपने कुल मैग्नीज़ उत्पादन का ज़्यादातर क्या कर देता है, निर्यात कर देता है। क्यों? क्योंकि गैबॉन जो है वो अफ्रीका महाद्वीप का देश है और वो विश्व की तीसरी दुनिया के देश हैं जहाँ पर जो डेवलपमेंट है, जो विकास है वो अभी अच्छे से शुरू नहीं हुआ है, और जो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड हो चुके हैं बच्चों वो होते हैं हमारी प्रथम दुनिया के देश, जहाँ पर विकास का जो चरम है वो अच्छी स्तर पर पहुँच गया है, वो होते हैं सेकंड वर्ल्ड की कंट्रीज़, और जहाँ पर अभी डेवलपमेंट का प्रोसेस बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में है या स्टार्ट भी नहीं हुआ, उसे हम कहते हैं तीसरी दुनिया के देश, ठीक है। अब इसके अंदर एक डायलेमा पैदा हो जाता है कि भारत सेकंड का है या थर्ड का। कुछ एक कंट्रीज़ ऐसे हैं जो भारत को तीसरी दुनिया का देश मानते हैं, कुछ एक ऐसे हैं जो भारत को दूसरी दुनिया का देश मानते हैं। फिर आता है घाना, यह भी अमूमन जो है विश्व का 7% अकेला मैग्नीज पैदा कर देता है, ठीक है, और उत्पादन करने में विश्व में चौथा स्थान रखता है, और यहाँ का प्रमुख स्थान जो है वो नसूता है, ठीक है। फिर आता है हमारा अगला स्थान चाइना, हमारा सबसे पड़ोसी देश, सबसे बड़ा देश, ठीक है, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। क्रांति जो है चाइना के अंदर मैग्नीज़ की बहुत ज़्यादा पहले नहीं आई है। 1950 तक तो केवल 1% ही विश्व का मैग्नीज़ पैदा किया करता था, परंतु आज हम 2010 का या 2019 के आंकड़ों के अनुसार है तो 2019 में ये विश्व का 7% मैग्नीज़ पैदा करता है। कौन कौन से स्थान है? कियांगसी है, हुनान है, ठीक है, ये 2 नाम आपको याद रह सकते हैं। ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नाम है, क्वांगचुजू, उसके बाद है क्वांगसी। तो ये सारे चीज़ें जो हैं आप याद रख सकते हैं, और अगर याद रख सकते हैं तो आप अपने आंसर के अंदर इन्हें ज़रूर लिखिएगा। अदरवाइज़ आप चाइना का थोड़ा सा डिवीज़न यहाँ पे दिखा के अपने जो आंसर को और अच्छे से सजा सकते हैं या फिर उसको बढ़िया तरीके से समझा सकते हैं। फिर बात करते हैं हम दक्षिणी अमेरिका देश की, वो है ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है और कुल विश्व का 6.4% जो मैग्नीज़ है वो यहाँ से पैदा किया जाता है। और अगर इनका स्थान देखें तो छठा स्थान ब्राज़ील का आता है। ब्राज़ील का सबसे बड़ा 80% मैग्नीज़ जो अकेला अमापा एक क्षेत्र यहाँ पर पड़ता है, ठीक है, अमेज़न नदी के बिल्कुल किनारे पर, उत्तरी किनारे पर, अमेज़न के उत्तरी किनारे पर ये पड़ता है, जहाँ पर विश्व का ब्राज़ील उत्तरी अमेरिका का सबसे ज़्यादा मात्रा में मैग्नीज़ पैदा करना यहाँ के स्थान की सबसे बड़ी विशेषता है। यहाँ पर बहुत सारे जलपोत पाए जाते हैं, यानी कि वाटरफॉल है। अमेज़न विश्व की सबसे बड़ी नदी है, लंबी नहीं है क्योंकि इसका जो बेसिन है, नदी बेसिन है, वो विश्व में सबसे बड़ा है। सबसे लंबी नदी के बारे में बात करें तो वो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है जिसका अपवाह बेसिन बहुत बड़ा है, तो वहाँ पर जलपोतों यानी कि समुद्री मार्ग या फिर नदी मार्ग या फिर जल मार्ग के माध्यम से इसे बहुत अच्छे तरीके से निर्यात किया जा सकता है। फिर दूसरा स्थान जो है वो मिनास जेरास है, जो उत्तम क्वालिटी का मैग्नीज़ यहाँ से प्राप्त होता है। यहाँ ओरोपेट्रो प्रमुख खान है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि मिनासा जेरास में ओरोपेट्रो जो है वो एक प्रमुख खान है। फिर इसके अलावा जो है ये जो बाकी दूसरे स्थान है आप इसे बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, कोई ज़्यादा आप लोगों को परेशानी इसके अंदर नहीं होगी,
क्योंकि एग्ज़ाम्स के अंदर जब आंसर राइटिंग आपको करनी होती है तो आपके सिर्फ वही डाटा आपके पास क्लिक होते हैं जो अमूमन हमें एग्ज़ाम्स के अंदर लिखने होते हैं। क्योंकि हम बहुत सारा पढ़ के जाते हैं, एग्ज़ाम्स हमें बहुत अच्छे से देना होता है, तो कई बार बहुत ज़्यादा पढ़ने की वजह से क्या है, वो माइंड के अंदर से जो मेजर लोकेशंस होती हैं उनके अलावा जो हमारी सेकेंडरी लोकेशंस होती हैं वो स्किप हो जाती हैं। तो मैग्नीज़ जो है वो अन्य मैग्नीज़ उत्पादक क्षेत्र जो है वो हमने भी डिस्कस किए। फिर ब्राज़ील में अपना लौह उत्पाद इस अयस्क जो है वो विकसित हो गया है। पहले इतना ज़्यादा विकसित नहीं था, पहले विकसित नहीं था इसलिए वो क्या कर देते थे, उसे एक्सपोर्ट कर देते थे। लेकिन जब से यहाँ पे इन्होंने खुद से अपनी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट किया है, तब से मैग्नीज़ का जो घरेलू खपत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। फिर अगर हम बात करें 7वां स्थान रखने वाले हमारे भारत देश की, तो भारत संसार का भंडार की दृष्टि से देखें तो बहुत संपन्न देश है और भारत के अंदर कुल 16.60 करोड़ टन के जो मैग्नीज़ के भंडार हैं वो देखने को मिलते हैं। और भंडारों की दृष्टि से देखें तो पूरे विश्व के 5% मैग्नीज़ के भंडार जो हैं वो अकेले भारत में पाए जाते हैं। वर्तमान में भारत विश्व का जो है 3.4%, और अगर हम लाख टन में देखें तो 6.4 लाख टन मैग्नीज़ अकेला जो कि कौन पैदा करता है, भारत पैदा करता है। और इसके अगर हम विस्तार में देखें तो पश्चिम में बड़ौदा से लेकर जो कि गुजरात का क्षेत्र है, और पूर्व में दामोदर घाटी, दामोदर जो नदी है, नदी घाटी जो हमारी वेस्ट बंगाल तक जाती है अमूमन, लेकिन इसका जो दामोदर घाटी का जो विस्तार है वो छत्तीसगढ़ तक भी पाया जाता है। तो यहाँ यानी बड़ौदा से लेकर दामोदर घाटी तक 1250 किलोमीटर लंबी, 16 किलोमीटर चौड़ी और 25 मीटर गहरी एक पट्टी पाई जाती है जिसमें मैग्नीज़ के सबसे ज़्यादा खाने मिलती हैं। देश का 3/4 मैग्नीज़ भंडार जो है वो इसी बेल्ट में है और 3 राज्यों में स्थापित हैं, वो है हमारे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, इंडिया के बारे में आपको लिखने में परेशानी नहीं होगी, बट इतना याद रखना कि इंडिया का जो रैंक है आप उसी रैंक के ऊपर उसका इलेबोरेशन जो है वो ज़रूर दें। फिर आता है यूक्रेन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1991 में जब हमारे रशिया का USSR का विघटन हुआ तब यूक्रेन जो है वो यूरोप का एक कंट्री के रूप में डेवलप हुआ था, और वो डेवलपमेंट जो है आज तक काफ़ी हद तक देखने को मिलती है। यूक्रेन में 2.8% मैग्नीज़, और लाख टन में देखें तो 5.5 लाख टन। यूरोप का सबसे बड़ा मैग्नीज़ उत्पादक देश है। ठीक है, फिर निकोपाल और काकेशस पर्वत जो हैं वो यहाँ की प्रमुख स्थान है, और पियाटुरी जो खान है यहाँ की सबसे ज़्यादा मात्रा में मैग्नीज़ उत्पादन करती है। नीपर नदी के क्षेत्र पर भी 20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो मैग्नीज क्षेत्र है वो फैला हुआ है। नीपर नदी जो है वो यूक्रेन की सबसे इम्पोर्टेंट नदी है, जैसे कि भारत की गंगा। फिर अन्य उत्पादक देश जो हैं उसके अंदर मैक्सिको, मोरक्को, तजाकिस्तान, कांगो, अंगोला, जापान, रूस। इसके अंदर से आप देख सकते हैं कुछ एक कंट्रीज़ तो हमारे एशिया के हैं, कुछ एक कंट्रीज़ हमारे यूरोप के हैं, कुछ एक कंट्रीज़ हम देख सकते हैं जो कि उत्तरी अमेरिका कंट्री के भी हैं। ठीक है, सो हम बात करते हैं इनका व्यापार के लिए वही है, आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है तो वही उसका सबसे ज़्यादा मात्रा में यूज़ करें, ज़रूरी नहीं है, ये आपको समझना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि अगर आप ट्रेड की बात करें, उसके व्यापार की बात करें, तो व्यापार के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि उसकी डोमेस्टिक डिमांड कम होनी चाहिए। ठीक है, अगर डोमेस्टिक डिमांड कम है तो फिर ही आप उसको बाहर की कंट्रीज़ के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक एग्ज़ाम्पल जो अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ वो है ब्राज़ील। देखिए, ब्राज़ील का जब डेवलपमेंट शुरू हुआ उस टाइम इसके पास अपनी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री नहीं थी, जिसकी वजह से वो जितना भी मैग्नीज़ पैदा करता था उससे ज़्यादा ही वो मतलब अपनी घरेलू खपत के अलावा, थोड़ी सी घरेलू खपत के अलावा सारा ही बाहर के कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट कर देता था। परंतु जब से उसकी अपनी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ डेवलप हुई है तब से वो मैग्नीज़ का 90% से ज़्यादा हिस्सा जो है वो अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए रखता है, और बहुत कम हिस्सा ही बाहर की कंट्रीज़ के अंदर वो क्या करता है, एक्सपोर्ट कर देता है। यही एक एग्जांपल आप आराम से समझ सकते हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा इसके बारे में और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी ईजी से वे में आप लोग इसे समझने की कोशिश करें बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हद तक परेशान नहीं करते। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा कॉपर। ये भी काफ़ी इजी है, क्योंकि तांबा एक ऐसा मिनरल है या धातु है जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, फेमिलियर हैं। आप लोग अमूमन इन शब्दों का यूज़ करते हैं, जैसे कि कौन कौन से स्थान हैं अमूमन इसमें
सबसे पहले मैं इसकी एक हाईलाइट आप लोगों को दे देता हूँ। तांबा, तांबे का नाम सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि मैंने अभी ये 2 मिनट पहले आपको एग्जांपल दिया था कि जो विद्युत के सुचालक होते हैं, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है वो बहुत ईजी तरीके से निकल जाता है, वो हमारे बिजली उत्पादित करने में सबसे ज़्यादा उपयोग होते हैं। और तांबे का नाम जब भी हम सुनते हैं हमारे मन के अंदर तार जरूर आती है, वायर जो हमारा वर्ड है, वायर जो है वो हमारे दिमाग के अंदर आती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उपयोग जो है वो तांबे का इलेक्ट्रिसिटी के अंदर या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाने में सबसे ज़्यादा किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, इसका जो रिलेशन है वो हमारी सिंधु घाटी यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ, आईवीसी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ ज़रूर देखा जा सकता है, क्योंकि तांबा जो है वो उस समय का बहुत ही महत्वपूर्ण जो धातु के रूप में जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे विकास सभ्यताएं आगे बढ़ी, तब तक हमने देखा कि भारत के अंदर जितने भी राजा या फिर बाहर के जो कंट्रीज़ के शासक आए, उन्होंने तांबे के अंदर अपने सिक्के बनवाए, तांबे के बर्तनों का उपयोग किया, तांबे से उन्होंने फिर अस्त्र शस्त्र भी बनवाए। ठीक है, यानी तांबे का जो मल्टीपल यूज़ है वो हम अपनी सभ्यता के विकास के साथ से लेकर आज तक देखते आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात पे हम डिस्कस करते हैं क्या है तांबा। एक पहली ऐसी धातु है जिसे मानव ने गलाना सीखा था, जिसे मेल्ट करना सीखा था। और तांबे की कुछ और दूसरी विशेषताएं हैं। सबसे बड़ी बात कि इससे प्राप्त करने में जो लागत है वो बहुत कम होती है, यानी इसकी माइनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होती, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड भी नहीं होती है। ठीक है, फिर जो है इसकी तन्यता यानी जो लचक होती है, हम देखते हैं हम वायर होती हैं, उन वायर के अंदर जब तांबा होता है हम उसे किसी भी तरीके से मोल्ड करते हैं, किसी भी तरीके से किसी भी छोटे से छोटे एरिया से हम उसे पास करवा सकते हैं। ये उसकी तन्यता यानी लचक पर ही डिपेंड करता है। फिर आती है धात्वता यानी कि मेलेबिलिटी जो होती है, बेसिकली वो क्या होती है, जब हम किसी धातु को बहुत अच्छे तरीके से पीट कर या उसकी पतली तारें बनाकर किसी अन्य रूप में उसका परिवर्तन कर देते हैं, उसके किसी और आकार में किसी और रूप में उसको ढाल सकते हैं, वो उसकी धात्वता कहलाती है। फिर आती है धातु यानी तांबा जो है, तांबा विद्युत का उत्तम चालक होता है, सुचालक होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसलिए बड़े पैमाने पर बिजली की तारें, मोटरें, जनरेटर, इंजन, टेलीफोन, टेलीग्राफ उपकरण, बर्तन इत्यादि बनाने में सबसे ज़्यादा उपयोग इसी का किया जाता है। ये हम अमूमन देखते भी आते हैं, इसमें ऐसा भी कोई भी पॉइंट नहीं है जो आपको इसमें समझने की बहुत ज़्यादा परेशानी आए। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद क्या है, अन्य धातुओं के साथ मिलकर। हाँ बच्चों, ये ज़रूर याद रखना कि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि तांबे का जो सबसे अच्छा या सबसे बढ़िया गुण है वो ये है कि वो अन्य धातुओं के साथ मिल जाता है, और अन्य धातुओं के साथ मिलकर वो किन किन धातुओं का निर्माण करता है वो एक बार देखते हैं। सबसे पहले जिस धातु का वो निर्माण करता है वो है हमारी कांसा, यानी कांसे को बनने के लिए किन 2 धातुओं के साथ मिलना पड़ता है इसे? टिन के साथ। ठीक है, ऐसे ही जस्ता, अगर आपको जस्ता प्राप्त करना है जो कि बर्तन बनाने में उपयोग में लाया जाता है, तो उसके लिए किसके साथ तांबे को मिलाना पड़ता है? पीतल। ठीक है, फिर तांबे और अगर हम निकिल को मिला दें, तांबे और निकिल को अगर हम मिला दें आपस में, तो जर्मन सिल्वर का प्राप्त होता है, जिसे आप लोग क्यूप्रो निकिल के नाम से भी जानते हैं। निकिल की एक फॉर्मेशन होती है क्यूप्रो निकिल। इसी प्रकार तांबे को अगर हम एल्युमिनियम को मिला देते हैं तो ड्यूरा एल्युमिनियम की एक लेयर अलग से प्राप्त होती है। और अगर हम तांबे और सोने को मिला देते हैं, तांबे और सोने को मिलाकर रोल्ड गोल्ड जो है वो प्राप्त होता है। सिंपल। टिन के साथ अगर मिलेगा, अगर टिन प्लस कॉपर मिलता है तो क्या बन जाता है? आपका ब्रोंज बन जाता है, जिसे आप लोग कांसा बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके अलावा जब ये जस्ता अगर आपको प्राप्त करना है, तो जस्ते को प्राप्त करने के लिए आपको किसके साथ इसे मिलाना पड़ेगा? पीतल के साथ। पीतल प्लस तांबा मिलकर किसका निर्माण करता है? जस्ते का। ऐसे ही अगर आप इसे निकिल के साथ मिला देते हैं, निकिल क्या है? एक तरह का लोहा होता है। ठीक है, अगर आप निकिल प्लस तांबा मिला देते हैं तो कौन सी धातु प्राप्त होती है आपको? क्यूप्रो निकिल, या फिर जर्मन सिल्वर के नाम से इसे जाना जाता है। ऐसे ही अगर आप तांबे को और एल्युमिनियम को मिला देते हैं तो ड्यूरा एल्युमिनियम के नाम से एक धातु है वो प्राप्त होती है, जिसका अमूमन जो यूज़ है वो आजकल हम देखते हैं दरवाजे, खिड़कियां या दूसरे अन्य उपयोगों में भी किया जाता है। तांबा और सोना मिलकर ही रोल्ड गोल्ड बनाते हैं। रोल्ड गोल्ड का मतलब होता है जिससे हम आभूषण बना सकें। ठीक है, ये चीज़ आप अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, परखते हैं, और आप लोगों ने कई बार ये सुना भी है कि अगर आपको आभूषण प्राप्त करने हैं सोने के, तो उसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा मात्रा में किसकी ज़रूरत पड़ती है? तांबे की।
जब तक तांबा सोने में नहीं मिलता तब तक सोने से आभूषण बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सोने की जो एक गुण है वो थोड़ी कठोरता के साथ है, लेकिन तांबा के मिलने के बाद वो उसकी तन्यता, लचीलापन और उसकी धात्विवर्धता जो है वो बढ़ जाती है। फिर आते हैं बिजली के आविष्कार के बाद, डायनामो के आविष्कार के बाद अमूमन तांबे का जो प्रयोग है वो अचानक से बढ़ गया। पहले उसका उतना उपयोग नहीं था, लेकिन जब हमने बिजली में इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना शुरू किया तब हमने देखा कि तांबे की सबसे ज़्यादा उपयोग सबसे ज़्यादा हुआ। क्यों? क्योंकि ये विद्युत का सुचालक था। परंतु जब से एल्युमिनियम का आविष्कार हुआ है, एल्युमिनियम के आविष्कार के बाद तांबे की जो उपयोगिता है वो थोड़ी कम ज़रूर हुई है। क्यों? एल्युमिनियम का उपयोग भी हम अमूमन किस में करते हैं? तारों को बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन आप अगर एल्युमिनियम की बाइंडिंग यानी कि बात करें, और एक तरफ है आपके पास एल्युमिनियम, दूसरी तरफ है कॉपर, तो कॉपर की बाइंड जो है वो बड़े लंबे टाइम तक स्टेबल रहती है। ठीक है, ये आपको समझना भी है और पता भी है, इसको हम यूज़ भी करते हैं। फिर भी अनुमान है कि तांबे का 60% जो उपयोग है, ठीक है, ये क्या चीज़ बोलते हैं कि तांबे का जो अगर हम उपयोग देखें, तांबे के उपयोग के आधार पे सबसे ज़रूरी चीज़ यानी कि जो कॉपर है, कॉपर का 60% जो यूज़ है वो किस में किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में किया जाता है, तारों में, वायर्स में, वाइंडिंग में। ठीक है, ये इसमें किया जाता है। बाकी 30% जो यूज़ है इसका वो अमूमन देखने को मिलता है हमारा मिक्स्ड मेटल में। किस में करते हैं हम? मिक्स्ड मेटल, जिसके अंदर हमने देखा था ब्रॉन्ज, जस्ता, फिर उसके बाद था हमारा जर्मन सिल्वर। ठीक है, जर्मन सिल्वर के बाद हमने देखा था जब ये सोने के साथ मिलता है तो ये किसका निर्माण करता है? रोल्ड गोल्ड का। सबसे ज़्यादा इनके अंदर इसका उपयोग होता है, और जो 5% भाग है इसका उपयोग होता है बर्तन बनाने में। ठीक है, ये अमूमन जो है 100% इसी प्रकार से कवर अप करते हैं। सबसे ज़्यादा मात्रा में इसका आज भी उपयोग जो है वो किस में देखने को मिलता है? अमूरा बेसिकली विद्युत के अंदर। 35% जो है वो मिश्र धातु, 5% सिक्के, बर्तन, औषधियाँ, तांबे की पॉलिश व अन्य कल पुर्जों को बनाने में इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। फिर आते हैं तांबे की प्राप्ति, प्राकृतिक रूप से तांबे की प्राप्ति। देखिए, तांबे की प्राप्ति के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि 2 प्रकार का तांबा प्राप्त होता है। एक ऐसा जो नेचुरल रूप में प्राप्त होता है, दूसरा किसी अन्य धातु के रूप में प्राप्त होता है जब हम उन्हें परिष्कृत करके प्राप्त करते हैं। जब भी विशुद्ध यानी अकेली धातु के रूप में जब तांबा प्राप्त किया जाता है तो यह सामान्य तौर पर आग्नेय चट्टानों के अंदर से प्राप्त होता है। यानी कि हमें तांबा चाहिए तो आग्नेय चट्टान ने देखी, आग्नेय चट्टानों में वो खान देखी जहाँ पर तांबे प्राप्त होता है, वहाँ से हमने तांबा सीधा प्राप्त कर लिया। हमने सिर्फ तांबे की अशुद्धियों को दूर करना है, तांबे के साथ मिली दूसरी धातुओं को उनसे अलग नहीं करना। लेकिन दूसरा होता है जब तांबा जो है वो अन्य ऑक्साइड्स के साथ मिलकर शिराओं में सल्फाइड, कार्बोनेट, क्लोराइड, सिलिकेट के रूप में अन्य धातुओं के साथ या खनिजों के मिश्रित रूप में पाया जाता है। इसे पोरीफाइड या पोरीफायरी जमाव है वो कहते हैं। यानी वो अकेला मिले तो ठीक है, अगर वायु किसी और के साथ मिले तो उसे पोरीफायर जमाव कहते हैं। ये आपको समझना है तांबे की प्राप्ति। अब आते हैं तांबे का विश्व वितरण। ये भी बहुत आसान है बच्चों, क्योंकि ये कई बार आप लोगों के जीके के अंदर पूछ लिया जाता है। देखिए, तांबे के विश्व वितरण की अगर मैं बात करूं तो वह प्रतिवर्ष लगभग 199 लाख टन जो तांबा अकेला पैदा करते हैं। अब इसके अलावा मैं एक बार आप लोगों के साथ वो टेबल ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा ताकि आप लोगों को एक बार ब्रॉड वे के अंदर ये समझ आ जाए कि कौन कौन सी कंट्री जो हैं वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मात्रा में तांबा पैदा करती है। बच्चों, आंख बंद करके, चिली जो है विश्व का सबसे ज़्यादा, और चिली का भी चिक्विकमाटा, ये एक खान है, अमूमन स्थान है जहाँ पर विश्व का सबसे ज़्यादा मात्रा में तांबा जो है वो प्राप्त किया जाता है। या ये कहूँ कि चिक्विकमाटा की जो खान है वो तांबे की खान है, या विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान कह सकूँ। अकेला 27%, बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाती है बच्चों। पेरू साथ लगता चिली का देश है 17.4%, चाइना जो कि एशिया कंट्री है 8.3%, यूएसए दक्षिण अमेरिका कंट्री 6.3%, कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये है हमारी अफ्रीकन कंट्री, देन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, देन जाम्बिया अफ्रीकन कंट्री, मैक्सिको उत्तरी अमेरिका, एंड देन अन्य कंट्रीज़ के अंदर भारत का जो स्थान है वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा अग्रणीय नहीं है। भारत इसका बहुत बड़ा निर्यातक नहीं है, परंतु भारत इसका बहुत बड़ा आयातक ज़रूर है।
क्योंकि भारत की मार्केट बहुत ज़्यादा सुदृढ़ है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं कि इनका विश्व में इलेबरेशन कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ ये विश्व में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए, तांबे का अकेला जो है वो अमूमन देखें कि पूरे विश्व में प्रतिवर्ष 199 लाख टन तांबा अकेला पैदा होता है। तांबा उत्पादन में जो 40 देश जो हैं वो लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी 4 देश कुल तांबे का 60% प्राप्त कर लेते हैं, जिसमें चिली, पेरू, यूएसए एंड चाइना है। चाइना एंड यूएसए, सॉरी, सीक्वेंस में बोलोगे बच्चे, सीक्वेंस में याद रहेगा। चिली पेरू दोनों की एक ही महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका, फिर चीन एशिया का और यूएसए हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। इसके अलावा दो दूसरे जो गौण कंट्री है, कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है, ठीक है, फिर ऑस्ट्रेलिया, जाम्बिया एंड देन मोरक्को। सबसे पहले बात करते हैं दक्षिण अमेरिका देश, क्योंकि दक्षिण अमेरिका मतलब कुल विश्व के अगर हम देखें तो मतलब आधे के लगभग तांबा अकेला यही 2 देश पैदा कर देते हैं। देखिए, अकेला 27.6% तो ये कर रहा है और 17.4% पेरू कर रहा है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, 17 पर 17 44 और 1 45% के आसपास तो अकेले यही 2 देश पैदा कर देते हैं। तांबे की उत्पादन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। विश्व का लगभग 55 लाख टन अकेला यहीं पैदा होता है तांबा द्वारा, चिली का। और अगर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात करें, ठीक है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो जो चिली है वो पूरे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का 85% अकेला पैदा करता है। और इसके जो भंडार है वो एंडीज पर्वतमाला में है, चिक्विकमाटा, एल टेलियंट और फिर है एल सेल्वाडोर और फिर है ला अफ्रीकाना। कुल मिलाकर ये 90% तांबा जो है चिली का इन्हीं 4 स्थानों से प्राप्त होता है। सबसे पहले चिक्विकमाटा जो है वो एक मरुस्थलीय क्षेत्र है। हाँ, एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, ये बड़ा अलग सा क्वेश्चन होता है, और जितने भी देशों या जितने भी स्थानों के मैं नाम बताऊंगा ना बच्चों, उसके अंदर जितने भी खान हैं उनके अंदर से ज़्यादातर जो हैं वो डेजर्ट्स हैं, यानी कि मरुस्थल हैं। मरुस्थलीय कंट्रीज़ के अंदर या मरुस्थलीय स्थानों के अंदर, राज्यों के अंदर, प्रदेशों के अंदर सबसे ज़्यादा तांबा प्राप्त होता है, ये आपको समझना है। भारत का भी जो खेतड़ी है वो राजस्थान के अंदर है। ऐसे ही चिक्विकमाटा जो है वो भी मरुस्थल है, मरुस्थलीय इलाके हैं। देखिए, 3000 मीटर की ऊंचाई पर है समुद्र तल से। विश्व का बृहत्तम तांबे की खान है। यहाँ आधुनिक मशीनों से तांबा निकाला जाता है। फिर टेलियंट की खान आती है जो कि सबसे गहरी खान है विश्व में। फिर ये खान जो है वो सेंटियागो से 160 किलोमीटर दूर, ये आपको याद रखने की खास ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये ज़रूर याद रख लेना कि जो टेलियंट की खान है वो सर्दियों में बंद हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तापमान गिर जाता है, बर्फ़बारी के कारण ये खान जो है वो बंद हो जाती है। फिर चिक्विकमाटा की जो खान है, चिक्विकमाटा की खान से 480 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरी खान है जिसे अल सेल्वाडोर की खान कहा जाता है। यह चिली का ये जो स्थान है हमारा चिली का प्रमुख तीसरा स्थान है। तो ये है हमारे चिली के। फिर आते हैं हम पेरू के बारे में बात करते हैं। पेरू जो है वो भी दक्षिण अमेरिका का ही कंट्री है और विश्व में दूसरा स्थान रखता है तांबे के उत्पादन में, 17.4%। दक्षिणी अमेरिका का चिली 85% करता है और पेरू की बात करें तो 11%। दोनों का मिला दें तो 96% जो है यही 2 देश साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के तांबा उत्पादन करने में सबसे ज़्यादा अग्रणी। फिर कौन कौन से स्थान है? सेरो दा पास्को है, फिर मेरो कोचा है, फिर कासापेल्का है, ठीक है। इसके अलावा देखें तो चौथी सबसे बड़ी खान जो है वो पेरू में एक मरुस्थल है, ताकवे पॉल। कौन सा मरुस्थल है? ताकवे पॉल। देखिए यहाँ भी मरुस्थल स्थान है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में तांबा उत्पादन करता है। पेरू का अधिकांश जो तांबा है वो यूरोपियन कंट्री और यूएसए को एक्सपोर्ट होता है। हालांकि यूएसए खुद 4th नंबर पर है प्रोडक्शन में, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा मात्रा में उसको आवश्यकता पड़ती रहती है। फिर आते हैं उत्तरी अमेरिका देश। उत्तरी अमेरिका देश में यूएसए, कनाडा और मैक्सिको, ये वे प्रमुख देश हैं जो सबसे ज़्यादा मात्रा में तांबा उत्पादन करते हैं उत्तरी अमेरिका में। लेकिन अगर यूएसए की बात करें तो वर्ल्ड में इसका रैंक कौन सा है? 4th रैंक है बच्चों, ये आपको अच्छे से समझना है। और तीसरी जो रैंक है वो कौन से कंट्री की है? एशिया कंट्री का देश है, नाम है हमारा चाइना। तो ये आपको अच्छे से समझना है। चाइना विश्व का तांबा उत्पादक देश है। और कौन कौन से स्थान हैं? तुंगचियान, पेशागन, तांगस्वान शान, कजाकिस्तान के बाद बालकश झील है एक। तो ये स्थान जो है वो चाइना के बिल्कुल साथ लगते हैं, चाइना के क्षेत्र हैं जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारा किसका उत्पादन करता है? तांबे का उत्पादन करता है, ठीक है। तो फिर आते हैं, अगर प्रतिशत में देखें तो ये कुल विश्व का 8.3% पैदा करता है। लाख टन में देखें तो 16.56 लाख टन तांबा अकेला उत्पादित करता है। चौथे स्थान पर किसका स्थान है? उत्तरी अमेरिका देश यूएसए का। वर्तमान में विश्व में 6.4% और लाख टन में देखें तो 12.6 लाख टन यूएसए अमेरिका
जो है तांबे का उत्पादन करता है। फिर कौन कौन से स्थान है? पश्चिमी भाग से लेकर कनाडा, ठीक है। फिर उसके अलावा मिशिगन झील के आसपास का क्षेत्र जहाँ पर निम्न कोटि का तांबा उत्पादित किया जाता है। फिर है एरिजोना, एरिजोना के बाद आप इसमें देख सकते हैं मोरेंसी, ग्लोब, मियानी, ओल्ड हार, यूरेका, कासरे, गांद्रे और फिर है अंजा। फिर यूटाहा, ये बहुत अच्छा राज्य है बच्चों, आपको समझना पड़ेगा इसके बारे में। यूटाहा जैसे भारत का राजस्थान कह सकते हो, हरियाणा कह सकते हो, ऐसे ही यूएसए के अंदर यूटाहा राज्य है। वहाँ की जो बिंघम खान है वो विश्व में काफ़ी बड़ी खान मानी जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ धरातल के खुलेपन से ही इसको तांबा प्राप्त किया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा गहराई तक जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर आप किसी एक एरिया के अंदर समरसिबल खोदना चाहते हैं और वहाँ पर आपको पानी बहुत ज़्यादा नीचे नहीं, 4 से 5 मीटर की गहराई पर खोदते ही प्राप्त हो जाए, तो आप क्या कहेंगे? वो बहुत ही अच्छा चोआ है, बहुत अच्छा क्षेत्र है जहाँ पर आपको उस चीज़ की प्राप्ति हो रही है, यानी कि धरातल पर ही पानी मिल गया। लेकिन अगर उसके मुकाबले आपको 4 के बदले 40 मीटर की खान खोदनी पड़ जाए या 40 मीटर का समरसिबल खोदना पड़ जाए, 40 मीटर का मतलब बच्चों 180 फीट के आसपास, 120 फीट के आसपास, तो आप ये कहेंगे नहीं भाई ये एरिया ऐसा है जिसके अंदर अगर हमें पानी प्राप्त करना है तो हमें काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त की ज़रूरत पड़ेगी। और देखिए इसके अंदर हो सकता है आपको, हो सकता है क्या, श्योरली आपको यहाँ पे कम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। लेकिन यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। ऐसे ही जो बिंगम खान है यूटाहा क्षेत्र की, वो एक तरह से सरफेस माइन है, बिल्कुल ओपन करते ही वो तांबा वहाँ पर प्राप्त हो जाता है। फिर आती है मोन्टाना क्षेत्र में, यहाँ पर एक शब्द याद रखना बच्चों, बुट्टे शब्द जो है वो यूएसए का है, मोन्टाना राज्य का है। मोन्टाना राज्य के अंदर जैसे कि भारत का छोटा नागपुर का पठार है बच्चों, जिसे हम रूर प्रदेश या रूर प्लेस ऑफ इंडिया कहते हैं, रूर प्रदेश, भारत का रूर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही यूएसए के मोन्टाना में बुट्टे है अभियो। ये चीज़ आपको समझनी है कि बुट्टे को भी रिचेस्ट हिल ऑन द अर्थ के नाम से जाना जाता है। रिचेस्ट का मतलब कि यहाँ पर जो खनिज पाए जाते हैं वो विश्व में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि तांबा, सीसा और सोना। इसलिए यहाँ को इस प्रदेश को, बुट्टे प्रदेश को रिचेस्ट हिल ऑन द अर्थ का जो नाम है वो दिया गया है। आपको ये समझना है और इसको अपने शॉर्ट आंसर्स के अंदर लिखना है, क्योंकि हो सकता है ये पेपर में आ जाए, नहीं आए तो कभी फ्यूचर के अंदर आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। फिर आते हैं हम अगेन दक्षिण अफ्रीका कंट्री और अफ्रीका महाद्वीप के कंट्री की तरफ। कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तांबा उत्पादन करने विश्व में 5वां स्थान रखता है और 2020 के आंकड़ों के अनुसार कुल विश्व का 5.5% तांबा पैदा करता है। और इसमें जो है वो कोलेवेजी से लेकर कटंगा, ठीक है, लुबम्बाशी से लेकर कोलेवेजी, ये 2 राज्य हैं, जैसे 2 स्थान हैं, इनके बीच में कटंगा और शाबा की खान होती है। ये 70 किलोमीटर चौड़ी, 250 किलोमीटर लंबी खान है। यह विश्व का सर्वश्रेष्ठ तांबा गैब्रो यानी कांगो से प्राप्त होता है। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया का स्थान, जो कि कुल विश्व का 4% पैदा करता है, लाख टन में देखें तो 8.6। और उत्पादित राज्य कौन कौन से हैं? क्वींसलैंड है, न्यू साउथ वेल्स है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है। देन आते हैं यूरोपियन कंट्रीज़। पोलैंड यूरोप का विश्व में सबसे ज़्यादा तांबा उत्पादित करने वाले देशों में सबसे आगे है, जो 4.3% पैदा करता है, 5 लाख टन। और 52% तांबा अकेला यही यूरोप का पैदा करता है, ठीक है। तो आपको ये समझना है। उसके अलावा पुर्तगाल है, यूगोस्लोवाकिया, बुल्गारिया, स्वीडन, स्पेन, रूस, रोमानिया एटसेट्रा। रूस जो है वो यूराल क्षेत्र में थोड़ा बहुत तांबा निकालता है, यहाँ पर अधिकतर तांबा जो है वो निकाला जा चुका है, यानी ये जो माइंस हैं वो खाली हो चुकी हैं। फिर एशिया कंट्री की बात करें, एशिया कुल विश्व का 15% तांबा पैदा करता है बच्चों, लेकिन जिसके अंदर हमारा चाइना भी आ जाता है, चाइना के बाद हमारा रशिया भी आ जाता है। तो ये आपको समझना चाहिए कि ये 2 मेजर कंट्रीज़ के आ जाने के बाद 15% में से कुल थोड़ा बहुत हिस्सा ही जो है वो बचता है। अब आते हैं भारत के बारे में, हालांकि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, पर मैं आप लोगों के साथ साझा कर चुका हूँ कि भारत जो है ज़्यादातर आयात करता है तांबे को, और जो उसकी थोड़ी बहुत यहाँ पर प्रोडक्शन होती भी है वो भी उसका डोमेस्टिक यूज़ के अंदर चला जाता है। और भारत की जो सबसे बड़ी जो खान है खेतड़ी है, अमूमन जहाँ से सबसे ज़्यादा मात्रा में तांबा निकाला जाता है, और वो भारत के राजस्थान राज्य के अंदर स्थापित है। फिर आते हैं विश्व का अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर, मैंने अभी आपको बताया 6% अफ्रीका देशों से प्राप्त किया जाता है। देन जाम्बिया कॉपर कंट्री के नाम से इसे जाना जाता है। फिर आते हैं 2020 जाम्बिया 4%, ठीक है। देखा जाए तो दक्षिण अमेरिका
और सॉरी दक्षिण अफ्रीका में भी तांबे की जो है वो खानें देखने को मिलती हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देखें, मुख्य निर्यातक देश में जाम्बिया, चिली, पेरू, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जो है वो कंट्रीज़ हैं। उसके अलावा यूएसए, यूके, बेल्जियम, जर्मनी, जापान और भारत जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में तांबे का निर्यात करते हैं। आयातक देश जो हैं वो भारत जैसे देश जो हैं वो आयातक देशों की श्रेणी में नहीं आते। सो बच्चों, बहुत ही ईजी सा टॉपिक है। मैंने आपको एक चीज़ समझाई हुई है कि जब भी आप इस तरीके का कोई भी मिनरल या कोई भी सोर्स, कोई भी रिसोर्स के बारे में बात करते हो, तो आपको सिर्फ उसका एक जनरल इंट्रोडक्शन, उसके की पॉइंट्स, जो फीचर्स आप जानते हैं उसके बारे में, वो आपको लिखने होते हैं। फिर उसका वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन, मेजर कंट्रीज़ में 4 से 5 आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए, और उन कंट्रीज़ के अंदर कितना % जो है टोटल प्रोडक्शन होता है, उन कंट्रीज़ की खुद की जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जो एक तरह से रेशो है, या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जो स्तर है, लेवल है, वो कितना अच्छा है। अगर वो बहुत ज़्यादा अच्छा है तो डोमेस्टिक यूज़ ज़्यादा होगा, आपको समझना चाहिए। अगर उनका डोमेस्टिक यूज़ कम है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ही उस स्तर पर नहीं पहुंच पाई है, तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में फिर क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं। और जिन कंट्रीज़ के अंदर उसकी रिक्वायरमेंट है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर भी इन दोनों सूरतों में इन मिनरल्स की रिक्वायरमेंट रहती है। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, यूएसए की बात करें, तो ये डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर आप अमूमन इनको काउंट करते हैं। लेकिन ये डेवलप्ड हुए कैसे? इनके डेवलपमेंट के लिए आपको एक चीज़ समझनी चाहिए बच्चों, कि इनका जो डेवलपमेंट था हुआ तो रिसोर्सेज से ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने कहीं और से पैसा इनको मिल गया और इन्होंने यूज़ कर लिया। देखिए बच्चों, कोई भी कंट्री अगर आप उसको डेवलप्ड कहते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ के फॉर्मेशन में या स्ट्रक्चर के अंदर आपको ये समझना चाहिए कि उसकी डेवलपमेंट का जो बेस है वो मिनरल्स होते हैं या फिर रिसोर्सेज होते हैं। इन रिसोर्सेज के अलावा, इन रिसोर्सेज के बिना कोई भी कंट्रीज जो है वो डेवलपमेंट नहीं कर सकती, या फिर डेवलपमेंट करने के लिए उसके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हो, कैपिटल हो, ताकि बाहर से उन्हें परचेज कर सके। लेकिन हमने अमूमन देखा है कि कोई भी कंट्री किसी पर्टिकुलर अगर चीज़, गुड्स या फिर रिसोर्स के बारे में बात करें, वहाँ पर वो एक्सेस में है, तो सबसे पहले उसने अपने को उस रिसोर्सेज के आधार पर डेवलप करने की कोशिश की। ठीक है, मान लीजिए अब हम बात करते हैं यूएस से या फिर यूरोपियन कंट्री या यूरोप की। ठीक है, तो इन दोनों ही एक तरह से कहें, ये इसको अब मैं नॉर्थ अमेरिका भी लिख सकता हूँ और आप लोग इसे यूएसए के नाम से भी जानते हैं अमूमन। ये जो हैं वो डेवलप्ड हैं क्योंकि इनके पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल थे, इनका उन्होंने मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर लिया है। यानी मान लो इनके पास हम बात करते हैं कॉपर की, यूएसए के पास कॉपर की अच्छी खासी खानें थी। यूएसए ने क्या करा, कॉपर का सबसे ज़्यादा माइनिंग किया। माइनिंग करने के बाद उसने इलेक्ट्रॉनिक के जो एक तरह से फील्ड है, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर ली। अब जब कॉपर मान लीजिए माइंस के अंदर ख़त्म हो गया, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट इनकी डाउन हो जाएगी? नहीं होगी बच्चों। आज जो सबसे ज़्यादा बड़ा एक तरह से प्रोड्यूसर कंट्री था या प्रोडक्शन करने वाला कंट्री था, आज वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री हो जाएगा। क्योंकि एक बार जो डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, फिर आपको या तो अपने डोमेस्टिक ज़रूरतों को, ठीक है, या फिर आप बाहर से संसाधनों को, मिनरल्स को मंगाकर अपनी ज़रूरतों को ज़रूर पूरा करते हो। लेकिन डेवलपमेंट का जो चक्र है, विकास का जो पहिया है, वो रुकना नहीं चाहिए और ना ही वो रुका करता है। ये आपको समझना चाहिए। तो जिन कंट्रीज़ के बारे में हम देखते हैं, अमूमन उन कंट्रीज़ ने क्या किया है, या तो अपना जो जितने भी रिसोर्सेज वहाँ पे तो उनको यूज़ कर लिया है, अगर नहीं किया है तो उनका यूज़ कर रहे हैं, अगर कर लिया तो बाहर से उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैग्नीज एंड द कॉपर विद योर टॉपिक। सो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डेफिनेटली मिलेंगे एक नए टॉपिक यानी बॉक्साइट और गोल्ड के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।